हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज थर्सडे है और आज सेक्शन 2 होगा, तो सेक्शन 2 में हम लोग भारतीय प्रशासन टॉपिक वर्कआउट कर रहे हैं। भारतीय प्रशासन में हमने अभी तक आपको भारतीय प्रशासन का और विकास टॉपिक कराया, जिसमें कौटिल्य, मुगल प्रशासन वगैरह टॉपिक था। फिर दूसरा हमने आपको भारतीय प्रशासन के परिस्थिति जन्य परिवेश कराया, जिसमें आपको संसदीय लोकतंत्र, संघवाद, ये सब टॉपिक को मैंने डिस्कस किया। फिर मैंने आपके साथ केंद्र स्तर पर कार्यपालिका टॉपिक डिस्कस किया, संघीय स्तर पर कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये टॉपिक डिस्कस किया। फिर केंद्रीय स्तर का प्रशासन में हम लोगों ने केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय किया। जब संघवाद कर रहे थे उसी समय केंद्र राज्य संबंध भी हम लोगों ने उस समय किया था, तो केंद्र राज्य संबंध भी हो गया। फिर अखिल जो कार्मिक प्रशासन कर रहा था उसमें लोक सेवा भी मैंने टेकअप कर दिया था, तो मैंने लोक सेवा का प्रशिक्षण वगैरह टॉपिक आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं योजना तंत्र। समझ, योजना तंत्र हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से योजना तंत्र हैं, योजना कैसे बनता है। पहले योजना आयोग, अब नीति आयोग, एनडीसी, राज्य स्तर पर नियोजन तंत्र, फिर जिला स्तर पर नियोजन तंत्र, ये सब टॉपिक डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक जो है इन दिनों काफी सिग्निफिकेंट है, खास तौर पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किए जाने से यह टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। रही बात बीपीएससी में, तो बीपीएससी में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है। जैसा कि आप देखते हो 63वां बीपीएससी में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया था कि राष्ट्र स्तर पर योजना निर्धारण में नीति आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करें। समझ रहा है, इसके ये आया था 63वां में। इसके पहले जो आपका 56वां 59वां हुआ था उसमें भी आया था नीति आयोग की उभरती भूमिका और कार्य प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण करे। तो यह टॉपिक पर क्वेश्चन बीपीएससी में आते रहा है और विकेंद्रीकृत नियोजन जो इससे जुड़ा हुआ है महत्वपूर्ण घटक है, इससे बड़े दिनों से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार उम्मीद किया जा सकता है कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन आवे। ऐसे भी यह टॉपिक जो है आपको जनरल स्टडी में भी मदद करेगा, क्योंकि नीति आयोग का क्वेश्चन जनरल स्टडी में पूछा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत सामाजिक आर्थिक नियोजन के प्रति बहुत पहले से ही आसक्त हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही भारत सोच लिया था कि उसे सामाजिक आर्थिक नियोजन अपनाना है। इस संदर्भ में आप देखते होंगे, जैसे विश्व आर्थिक मंदी हुआ था 1929 में, जब पूंजीवादी व्यवस्था बड़ी तेजी से धराशायी हुए थे, उसी समय देखा गया था कि जो राज्य नियंत्रित जो अर्थव्यवस्था था, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था जो था वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। तो भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही इन्हें अपनाने का मन बना लिया था। इसी संदर्भ में देखते हो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया आया। उसी संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस में समझ रहे राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। समझ रहे, इसी संदर्भ में 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में नियोजन सलाहकार समिति बना, जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजना आयोग स्थापित करने का अनुशंसा किया। तो आप जानते हो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा अपनाए, समाजवादी संरचना की स्थापना का संकल्प लिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए, विकास प्रशासन अपनाए और इसे अंजाम देने के लिए सामाजिक आर्थिक नियोजन अपनाए। तो सामाजिक आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस पर केंद्र और राज्य दोनों को तंत्र स्थापित करने व योजना बनाने का अधिकार है। क्लियर, क्योंकि शुरू में केंद्रीय मतलब राज्य स्तर पर तंत्र उतने विकसित नहीं थे और विकास प्रशासन देश का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए नेतृत्व केंद्र सरकार ने डायरेक्ट अपने हाथ में लिए और फिर 1950 में योजना आयोग की स्थापना किए।
सामाजिक आर्थिक नियोजन और विकास के माध्यम के रूप में समझ रहे हैं। 1952 में इसी क्रम में योजना आयोग के अनुशंसा पर या प्रथम पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुशंसा पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। तो केंद्र स्तर पर अभी देखा जाए उस समय तो योजना आयोग और योजना राष्ट्रीय विकास परिषद दो एजेंसी बने जिनके हिस्से नियोजन का कार्य था, योजना बनाने का कार्य रखा गया। राज्य स्तर पर देखोगे कि राज्य स्तर पर हर राज्य में एक जिला राज्य नियोजन विभाग होता है और दूसरा जो होता है योजना आयोग के तर्ज पर ही राज्य में राज्य नियोजन परिषद या राज्य नियोजन मंडल सब राज्य अपना अलग अलग संरचना और नाम रखा है तो स्थापित किया गया है। तो राज्य स्तर पर योजनाएं जो है वह राज्य नियोजन विभाग और राज्य नियोजन परिषद के सहयोग से बनता है और जिला स्तर पर जो जिला नियोजन का जो स्वरूप है वह समय अंतराल में बदलता रहा है। 73वां संविधान संशोधन के बाद आप देखते हो जिला नियोजन समिति, महानगर नियोजन समिति को संवैधानिक दर्जा मिला है तो अब जिला नियोजन का काम जिला नियोजन समिति को मिल गया है। तो इस हिसाब से आप देखते हो कि सामाजिक आर्थिक नियोजन के दिशा में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगातार परिवर्तन होता गया है। आज हम बतलाएंगे कि जैसे 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई, क्लियर है, और योजना आयोग 1950-51 में पहला पंचवर्षीय योजना बनाए, उसके बाद एक एक करके उसने 12 पंचवर्षीय योजना बनाए, क्लियर है। और इस क्रम में केंद्र स्तर पर सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार के स्थान पर अब एनडीए की सरकार आ गई और एनडीए की सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया है, क्लियर है। इसका कारण क्या था, क्यों योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका कारण ये हो सकता है कि जब देश आजाद हुआ था उस समय जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार थी कि बॉटम अप अप्रोच की जरूरत थी, टॉप डाउन अप्रोच की। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या हुआ, जिसमें केंद्र योजना बनावे, राज्यों को योजना बनाने के लिए निर्देश दे, राज्यों द्वारा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करे, क्योंकि राज्य स्तर पर वैसा तंत्र नहीं था। देश में सामाजिक आर्थिक विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, तीव्र और संतुलित विकास की जरूरत थी, समझ। और इसी क्रम में योजना आयोग ने योजना का काम, विकास का काम अपने हाथों में लिया। लेकिन जैसा कि जानते हो भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर विकास का एक योजना कारगर नहीं हो सकता। इसके अलावा योजना आयोग में केंद्रीकृत स्वरूप था, उसमें राज्यों का भागीदारी नहीं दिया गया था। इसके अलावा और भी देखते हो कि योजना आयोग में जो कह सकते हो विकास का जो तंत्र था, प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने और मतलब जितने टॉप अधिकारी या मंत्री थे उनके रहने से ये एक तरह से कह सकते हो सुपर कैबिनेट जैसा हो गया था, समझ रहे। और जो संघीय ढांचा को दुष्प्रभावित कर रहा था, इसलिए कालक्रम में इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ कि देश में जो विकास की योजनाएं बनी वह विकास की योजनाएं पूरी तरह सार्थक नहीं हुई, कहीं कहीं बहुत उसकी कमी देखी गई। और उसी क्रम में नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे समस्याएं भी उभरे। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जब अपने राष्ट्र नेतृत्व अपने हाथ में संभाला तो उस दौरान उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, पॉलिसी पैरालाइसिस। उनका कहना था कि देश में योजनाएं बहुत बनती है, देश में कार्यक्रम बहुत बनते हैं, लेकिन वो क्रियान्वयन नहीं हो पाते, वो क्रियान्वयन के समय ही दम तोड़ देते हैं। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था हो जो क्रियान्वयन पर नजर रखे, क्रियान्वयन की सफलता सुनिश्चित करे। इसी क्रम में उन्होंने योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 के दिन योजना आयोग के समाप्ति का घोषणा कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया। तो नीति आयोग जो है बड़ा 2 अर्थ में इस्तेमाल होता है, योजना आयोग और नीति आयोग। योजना आयोग का नाम से स्पष्ट होता है कि वह देश में सामाजिक आर्थिक
विकास के लिए योजना बनाने के लिए स्थापित किया गया था। और यह जो नीति आयोग, इसके नाम से स्पष्ट होता है कि यह देश में विकास सहित जितने भी क्रियाकलाप है उनके नीति को रेगुलेट करने के लिए, उसके नीति पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं कि नियोजन और नीति में क्या फर्क हुआ, योजना और नीति में क्या फर्क हुआ। तो इसका दो स्पष्ट हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि नियोजन वैसे तो प्रबंध का पहला शब्द है और हर जगह इस्तेमाल होता है योजना, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है विकास प्रशासन के संदर्भ में, जबकि नीति जो है वह एक व्यापक अवधारणा है, वह विकास गैर विकास सब में इस्तेमाल होता है। और जैसा कि आप देखते हो, जैसा देश का नीति होता है उसी के आलोक में योजनाएं बनाई जाती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या है, नीति बड़ा व्यापक अवधारणा है। जैसे आप देख सकते हो 1950 में देश के समक्ष जो समस्या था, चुनौती था, उसके लिए संरक्षण की नीति महत्वपूर्ण थी, राष्ट्रीयकरण की नीति महत्वपूर्ण थी, और उसी को आलोक में पंचवर्षीय योजनाएं बनी। तो संरक्षण को ध्यान में रखकर, राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखकर, नियंत्रण को ध्यान में रखकर। क्लियर है? लेकिन आप देखते हो कि जो नीतियां बनी वो योजना आयोग ने बनाए, लेकिन लागू करने का काम किसका था? केंद्र और राज्य के थे। और राज्यों का भागीदारी ना होने की वजह से एक तरह से समन्वय का अभाव देखा गया, और जब जितना क्रियान्वयन में अपेक्षा की गई थी विकास प्रशासन का, आपको उतना पाया नहीं गया। आपको ये जानकर मतलब हैरानी होगी कि विकास प्रशासन जो है वर्चुअली राज्य के स्तर पर मेनली काम करता है, क्योंकि मैक्सिमम विकास के कार्य राज्य स्तर पर ही होते हैं और केंद्र उसको सुपरवाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। तो उस परिस्थिति में अगर दोनों के बीच तालमेल ना हो, भागीदारी ना हो, समग्र संलग्नता ना हो, तो उस परिस्थिति में विकास का कार्यक्रम सही तौर पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता। और यही कारण क्या हो रहा था, पॉलिसी पैरालाइसिस हो रहा था कि अधिकांश योजनाएं पंगु हो गए थे, लागू नहीं हो पाए थे, वांछित परिणाम नहीं दे पाए थे। नतीजा पैसा भी खर्च हो गया, प्रयास भी प्रयुक्त हो गया और वांछित परिणाम भी प्राप्त नहीं हुए। इन्हीं सबको देखते हुए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग का एक नाम और भी है, वह क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब नए भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। ये नए भारत मतलब भारत के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय आयोग, मतलब ये ड्यूअल काम करने के लिए बनाया गया। मतलब जो भारत का नया संकल्पना लिया गया, नए इंडिया बनाने का जो संकल्प लिया गया, उसके आलोक में एक नीतिगत सुपरविजन करने के लिए, नीतिगत सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एक थिंक टैंक के रूप में काम करने के लिए, एक कोलैबोरेटिव मंच के रूप में काम करने के लिए, एक इनिशिएटिव डिपार्टमेंट के रूप में काम करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई है। क्लियर है? तो नीति आयोग योजना आयोग के समान क्या है? एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह कार्यकारी आदेश से बना है, अर्थात इसकी ना तो संविधान में कोई उल्लेख है और न ही इसे संसदीय अधिनियम द्वारा बनाया गया, बल्कि इसे कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया गया है। और यह क्या है भाई देवे? यह एक संवैधानिक अभिकरण है। आप कह सकते हो यह देश में सामाजिक आर्थिक विकास या समस्त अभिशासन, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, या देश के अभिशासन में शीर्षस्थ कह सकते हो, मतलब पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी हुआ, मतलब देश के शीर्ष पर, मतलब कह सकते हो महत्वपूर्ण नीति निर्माता अभिकरण। कुछ मायने में, क्योंकि निर्माण करने का काम तो इसका डायरेक्ट नहीं है, नीति निर्माण करने का काम तो कैबिनेट का होता है, लेकिन उसको ये डायरेक्ट फैसिलिटेट करता है। और यह क्या करता है, मतलब यह नीति को निर्देशात्मक और नीतिगत दोनों सपोर्ट करता है सभी शासन को। और यह जो है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, जिसमें राज्यों के सहयोग से देश के समेकित और संतुलित विकास के लिए योजना बनाने और राज्यों को तकनीकी परामर्श दिए जाने इत्यादि के संदर्भ में इसकी स्थापना की गई है। तो आपको याद रहेगा,
राष्ट्रीय विकास पर पहले नीति आयोग का दो अर्थ समझे। या नीति आयोग एक कह सकते हो दो अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है। पहला अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है योजना के स्थान पर या नीति पर फोकस करता है, या वर्चुअली नीति के क्रियान्वयन पर नजर रखता है, या नीति के मॉनिटरिंग पर नजर रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि जो भी योजना बन रहे, जो भी कार्यक्रम बने, वो क्रियान्वयन स्तर पर सही तौर पर काम करे। दूसरा, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया, उसके संदर्भ में यह क्या है, उसके आलोक में यह हुआ आपका एक मंच हो गया, ये कह सकते हो एक राष्ट्रीय संस्थान हो गया जो उसको पॉलिसी सपोर्ट करेगा, टेक्निकल सपोर्ट करेगा, एक मंच प्रोवाइड करेगा, एक कह सकते हो डेलिबरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगा। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आप देख सकते हो कि नीति आयोग के स्थापना के पीछे जो क्या क्या वर्चुअली मतलब बातें हैं जिनको ध्यान में रखा गया है। तो पहला यह ध्यान में रखा गया है कि राज्यों को विकास में बराबर का भागीदार बनाया जाए और उन्हें महती भूमिका सौंपा जाए, ताकि जो सहकारी संघवाद की भावना है उसको बल मिल सके। दूसरा इसने एक ऐसे ज्ञान का केंद्र बिंदु बनाने का रूप में स्थापित किया गया है, जहाँ पर जितने मतलब अभिशासन के लिए, श्रेष्ठ अभिशासन के लिए समझ रहे हैं, मतलब आंतरिक स्रोतों से, बाहरी स्रोतों से हम श्रेष्ठ ज्ञान को आकर्षित कर सके, संसाधन को आकर्षित कर सके और उनको एक थिंक टैंक के रूप में मतलब इस्तेमाल करके अभिशासन को दिशा प्रदान कर सके। और तीसरा क्या है बताइए, यह एक मंच के रूप में काम करने जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय वगैरह सब मिलजुल कर वार्ता करे, चर्चा करे और विकास के कार्यक्रमों को, विकास के लक्ष्यों के प्राप्ति को दिशा प्रदान कर सके। तो तीन बातें यहाँ पर रखा गया है। पहला बात क्या हो गया, सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिले, राज्यों का विकास में बराबर का भागीदारी हो। दूसरा, एक ऐसा मतलब तकनीकी मतलब ज्ञान का केंद्र बने जो क्या करे, जो थिंक टैंक के रूप में काम करे, बाहर से और अंदर से ज्ञान को मतलब प्राप्त करे, संसाधन को प्राप्त करे और मतलब विकास के दायरे में या विकास में शासन के प्रत्येक स्तर पर रणनीतिक और तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करे। और तीसरा क्या है, एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बने, एक सहयोगी प्लेटफॉर्म बने, जिसमें क्या हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग के अधिकारी जमा हो सके, बात कर सके और विकास के उद्देश्य के प्राप्ति के दिशा में सोच विचार कर पहल या नीति बना सके। तो तीन चीज पृष्ठभूमि है जिसको ध्यान में रखकर नीति आयोग की स्थापना की गई है। जैसा कि इन सब चीजों का थोड़ा जो पिछले योजना आयोग था उसमें थोड़ा अभाव था, तो उसी को केंद्र बिंदु पर रखकर इसे बनाया गया है। समय पहला क्या हुआ समझे, सहकारी संघवाद। दूसरा क्या हुआ, एक ज्ञान केंद्र। और तीसरा क्या हुआ, एक टेक्निकल मतलब कह सकते हो मंच के रूप में, सहयोगात्मक मंच के रूप में जो केंद्र राज्य के मंत्रालय और विभाग विचर्चा कर सके। नीति आयोग के संरचना में जैसे देखते हो प्रधानमंत्री इसका क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। क्लियर है? इसके अलावा नीति आयोग में एक शासकीय परिषद होता है, इसको गवर्निंग काउंसिल कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मतलब प्रतिनिधि सब सम्मिलित होते हैं। क्लियर है? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते हैं गवर्निंग काउंसिल में। इसके अलावा क्या होता है, रीजनल काउंसिल होता है। तो रीजनल काउंसिल में होता क्या है कि ये क्षेत्रीय परिषद के जैसे हुआ कि जिस प्रकार क्षेत्रीय परिषद में आप देखते हो, समझ रहे हैं, क्षेत्रीय परिषद में जो होता है कि कुछ जो संबद्ध राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उसके अध्यक्ष होता है, यहाँ प्रधानमंत्री
और संबद्ध राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मतलब उपराज्यपाल सम्मिलित होंगे और जो क्षेत्र विशेष के महत्व के मुद्दों को निपटारा करेंगे। प्रधानमंत्री को अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे परिषद की स्थापना कर सकता है जो क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे को निपटा सके। इसके अलावा नीति आयोग में विशेष इन्वाइटी होते हैं, विशेष आमंत्रित जन होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा मतलब विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ के रूप में, व्यवसायिक के रूप में, जानकार के रूप में, विद्वान के रूप में क्या कहते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। नीति आयोग का जो पूर्णकालिक संरचना है, पूर्णकालिक संरचना में एक वाइस चेयरमैन होता है, उपाध्यक्ष होता है, जो जिसको भारत सरकार में किसका दर्जा मिला होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला होता है। क्लियर है। इसके जैसे वर्तमान में राजीव कुमार है। इसके अलावा आप देखते हैं इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला होता है। इसके अलावा इसमें अंशकालिक सदस्य होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर, जिनकी संख्या अधिकतम 2 हो सकता है, जो विभिन्न विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान इत्यादि से लिए जाते हैं चक्रानुक्रम के आधार पर। समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री इन्हें मनोनीत कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, मतलब ये इसमें अधिकतम 4 मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पदेन सदस्य कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक सेक्रेटरी CEO होता है। CEO का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। समझ रहे हैं। जो इसका कह सकते हो प्रशासनिक प्रधान हुआ और इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है निश्चित कार्यकाल के लिए। यह भारत सरकार में सचिव स्तर का अधिकारी होता है। इसके अलावा इसका एक अपना सचिवालय होता है जो उसे सचिव सहयोग का प्रदान करता है। तो अगर आप देखो योजना आयोग के साथ इसके संरचना में तो बहुत मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, तो इसमें भी अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग में भी एक उपाध्यक्ष होता है जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला होता है। तो नीति आयोग में भी एक उपाध्यक्ष है जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ। योजना आयोग में भी पूर्णकालिक सदस्य होते थे जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला होता था। इसमें भी मतलब पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला होता है। देखते होंगे ये योजना आयोग में भी कुछ पदेन सदस्य होते थे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के होते थे। इसमें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं जो पदेन सदस्य कहलाते हैं। यहाँ तक तो दोनों कॉमन हो गया, लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ जाता है। जैसे योजना आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री को जगह नहीं दिया गया था, इसके लिए अलग से NDC बना दिया गया था। और यहाँ पर क्या किया गया है, एक गवर्निंग काउंसिल बनाया गया है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के प्रधान को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक और देखते हो कि स्थानीय महत्व के, क्षेत्रीय महत्व के इशू को एड्रेस करने के लिए इसमें टाइम टू टाइम रीजनल काउंसिल बनाने का स्थापना का प्रावधान किया गया जो योजना आयोग में नहीं था। तो इस हिसाब से भी ये थोड़ा फर्क हो जाता है कि योजना आयोग में मतलब ये भूमिका उस समय किसको दिया गया था, जो वर्तमान में अभी भी जिसको आप क्षेत्रीय परिषद कह सकते हो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई है। समझ रहे हैं। इसके अलावा आप एक डिफरेंस और देखते हो, योजना आयोग का प्रशासनिक प्रधान सचिव कहलाता था, ये सचिव नहीं कहलाता, बल्कि इसके हम क्या कहते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, जो वर्तमान में अमिताभ कांत है। तो यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वहाँ सचिवालय, ये सचिव, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। जब आप सचिव बोल दिए तो इसका मतलब ये स्टाफ एजेंसी हो गया, और जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल रहे हो तो स्टाफ एजेंसी नहीं है बल्कि लाइन एजेंसी टाइप का काम होता है, परफॉर्मिंग एजेंसी के रूप में काम करता है। निश्चित रूप से योजना आयोग मंत्रणा अभिकरण है और उस मायने में नीति आयोग भी एक मंत्रणा अभिकरण है, लेकिन ये मंत्रणा अभिकरण के अलावे इसका नीति क्रियान्वयन में, नीति अनुसरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस हिसाब से ये थोड़ा अलग हो जाता है। जैसा कि आप देखते हैं योजना आयोग का विकास के लिए धन आवंटन का अधिकार था, इसको धन के आवंटन से कोई लेना देना नहीं, यह वित्त मंत्रालय का काम है। यह केवल उस पर वर्कआउट करता है, यह सुनिश्चित करता है
कि मतलब एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिले, राज्यों को तकनीकी और नीतिगत परामर्श मिलता रहे, समझ रहे हैं, विकास की योजना नीचे से ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर की तरफ आवे, ये सुनिश्चित करे। तो ये ढांचा आपको समझ में आया? मैंने ढांचा में क्या बतलाया? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, फिर बतलाया पूर्णकालिक सदस्य, फिर बतलाया अंशकालिक सदस्य, फिर बतलाया पदेन सदस्य, फिर बतलाया मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्लस सचिवालय। तो इतना इसका किस में आता है? संरचना में आता है। देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्यों हम योजना आयोग को समाप्त कर दिए जो इतने वर्षों तक बहुत बेहतर ढंग से काम किया, और इसके स्थान पर हमने नीति आयोग की स्थापना किया। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो यह मैं आपको बतला दूं कि वर्चुअली क्या हुआ कि कालक्रम में परिस्थितियां बदली और धीरे धीरे संघवाद का जो धारणा है वो मजबूत होता गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया है। एक उद्देश्य इसका यही है कि आप कह सकते हो कि मतलब कह सकते हो राष्ट्रीय विकास के प्राथमिकता का, क्षेत्र का, रणनीति का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करे। दूसरा क्या है, जैसे आप कह सकते हो संरचनात्मक सहयोग, पहल और यंत्र के द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। मतलब कैसा करना है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट इनिशिएटिव, मतलब ढांचा बना हुआ है उसके माध्यम से, ढांचागत सहयोग के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तीसरा क्या हुआ बतला सकते हो? जैसे कह सकते हो ग्राम स्तर पर योजना व्यवहारिक योजना बने, विश्वसनीय योजना बने, इसके लिए सहयोग प्रदान करना और फिर उसी योजना को मतलब एग्जीक्यूट करके राष्ट्रीय या प्रांतीय और राष्ट्रीय योजना का स्वरूप प्रदान करना। मतलब ग्राम स्तर पर योजना के लिए पूरा व्यवस्था मुहैया कराना। नेक्स्ट क्या हुआ बताइए? नेक्स्ट ये हुआ कि जो आप आर्थिक विकास के लिए रणनीति बना रहे हो, योजना बना रहे हो, उन सब में राष्ट्रीय सुरक्षा को समुचित जगह दिया जाए, यह सुनिश्चित करना। फिर नेक्स्ट क्या है बतलाया जाए? फिर ये जो है कि ये विकास का कुछ योजना इस प्रकार बनाया जाए जिससे कि लाभ समाज में जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनको विकास का लाभ मिल सके। फिर उसके बाद और क्या बतलाया? ये बतलाया कि आप दीर्घकालिक योजना, रणनीतिक योजना और कार्यक्रम बनाए, वैसा नीति बनाए और उसका प्रगति का मॉनिटर करें, समझ रहे? फिर उसके बाद इसको कहा गया है कि आप मतलब जितने मतलब जो हित समूह है, एक तरफ हित समूह और दूसरे तरफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कह सकते हो विचारक हुए, विद्वान हुए, बुद्धिजीवी है, उन दोनों के बीच में क्या करना? उन दोनों के बीच में सहयोग बनाना और विचारों का मतलब कह सकते हो सहभागिता का आदान प्रदान करना, ताकि हम लोग क्या हो सके मतलब बेहतर मतलब कह सकते हो नवाचार, ज्ञान इत्यादि विकसित कर सके। इसका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बीच समझ रहे हैं ना, चर्चा करने के लिए विकास एजेंडा के क्रियान्वयन को गति देने के लिए वार्ता मंच उपलब्ध कराना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। जो शुरू में जब नीति आयोग बना था तो बड़ी कंफ्यूजन था, तो बहुत लोग को बोलते रहे कुछ नहीं, केवल नाम बदल दिया गया, नीति आयोग में ऐसा कुछ है नहीं, केवल नाम बदल गया। लेकिन अगर आप सही तौर पर इसको वर्कआउट करो, इसमें पाओगे कि इसमें कुछ ऐसे चीजों को पॉइंट आउट किया गया है जो पहले के योजना आयोग में उसको नहीं दिया गया था। जैसे सहकारी संघवाद को बोल सकते हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं, विद्वता है, ज्ञान है, समझ उन सबको राष्ट्रीय योजना और विकास में जगह देना, तो ये सब का बड़ा इसमें जगह दिया गया। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैं बतला दूं कि नीति आयोग का क्या क्या उद्देश्य रखा गया है। तो मैं पहले बतला दूं, राष्ट्रीय विकास के लिए
साझा दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा हुआ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तीसरा क्या हुआ, ग्राम स्तर पर योजना बनाने के लिए सहयोग और सहायता मुहैया कराना। चौथा क्या हुआ, आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। पांचवा क्या हुआ, ऐसा विकास जिसमें सबसे नीचे तबके का लोग का हित सुनिश्चित हो। उसके बाद क्या हुआ, रणनीतिक और दीर्घकालिक योजना और नीति का निर्माण हो और उसका उस क्रियान्वयन पर मॉनिटर हो। फिर क्या है, आपका जितने हितधारक है और फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब बुद्धिजीवी, उस तरह के बुद्धिजीवी है, उनके बीच सहयोग हो, उनके विचारों को, उनके बच्चों को विकास में समुचित जगह दिया जाए। फिर इसने कहा कि मतलब ज्ञान, पहल और नवाचार, मतलब उद्यमी सहयोग इत्यादि के लिए को प्रोत्साहित करना। और फिर क्या कर रहा है इसने कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें विकास की योजना को क्रियान्वित करने के लिए मतलब केंद्र स्तर पर और केंद्र और राज्य स्तर पर जितने मंत्रालय और विभाग है वे वार्ता कर सके, चर्चा कर सके, डिस्कस कर सके। तो ये सब क्या हुआ, योजना आयोग का, ये नीति आयोग का उद्देश्य है कि नीति आयोग की स्थापना एक साझा मतलब विकास में मतलब कर सकते हो, समग्र और समावेशी विकास, सतत और समावेशी विकास किसके साथ, सहकारी संघवाद की भावना के साथ हो, ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। और इसमें स्वयं नीति आयोग खुद क्या है, वो एक थिंक टैंक है, एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, एक पहल करता है, यह पीछे से काम कर रहा है और सरकार को आगे आने के लिए क्या कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है, सहयोग दे रहा है। क्लियर है। अब जैसे कि इसने अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव लाए, अपने तौर तरीकों में बदलाव लाए, इसके पीछे कारण क्या था, ये वर्चुअली जो भारत में संभावनाएं, भारत में जो रणनीतिक जो स्ट्रैटेजी अब तक अपनाया जाता रहा, उनके उसको थोड़ा रीमोल्ड करके, उसको रीएडजस्ट करके इसने एक नया मतलब कह सकते संभावनाएं ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें इसने क्या कहा कि सरकार जो है अब तक जो उपलब्धकर्ता की भूमिका निभाता रहा, वो उपलब्धकर्ता के बजाय वह सक्षमकर्ता की भूमिका निभाए, वह लोगों को सक्षम बनाए, मतलब थर्ड पार्टी की भूमिका निभाए, वह लोगों को इस काम में आने के लिए सहयोग दे और अपने उन्हें सक्षम बनाने का काम करे। दूसरा, हम लोग अभी तक खाद्य सुरक्षा के बारे में केवल बोलते रहे, लेकिन ये बोलता है खाद्य सुरक्षा के स्थान पर कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को समुचित उसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का इसने वर्कआउट करने लेना है, तो इसको इस्तेमाल करना है। तीसरा यह बोलता है कि जो हमारे देश में जो मध्यम वर्ग है, जो बहुत बड़े संख्या में है और सक्षम है, उनके पूरी संभावनाओं को किस तरह से विकास में हम जोड़ सके, ये देखना है। इसके अलावा यह बोलता है कि वर्चुअली भारत को ना एक उद्यमी, वैज्ञानिक और बौद्धिक मंच के रूप में, मतलब एक केंद्र बिंदु के रूप में तैयार करना है, क्योंकि ये भारत में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा यह नगरीकरण को एक अवसर के रूप में देख रहा है और उसे मतलब देश के विकास के लिए उसको इस्तेमाल करने की संभावना के रूप में देखता है। इसके अलावा यह जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी बल देता है। इसका मानना है कि हम जो शासन में जो पुराने तौर तरीका के माध्यम से मैनिपुलेशन करते रहे, मिस अप्रोप्रिएशन करते रहे, इसके लिए रोकने के लिए से हम लोग को सही तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर है। तो इस प्रकार इसने जो भारत में जनसंख्या जो मतलब जो लाभ मिला, जनांकी लाभ जिसको हम लोग कहते हैं, डेमोग्रेटिक डिविडेंड बोलते हैं, तो हमारे जो मिडिल क्लास मिला है, जो अर्बनाइजेशन है, इतना हमारे पास युवा शक्ति है, उन सबको ध्यान में रखकर ये विकास का नया रूपरेखा ढूंढने का प्रयास किया है। इसका मानना है कि हमें देश के विकास के लिए
दूसरे प्रतिमान के बजाय अपना प्रतिमान ये ढूंढना होगा। यानी भारत के विकास का भारतीय उपागम ये उसका मेन थ्रस्ट हुआ। क्लियर है? तो जैसा कि उद्देश्य तो आपने पढ़ लिया था कि उद्देश्य क्या है कि मंच बनाना, साझा दृष्टिकोण विकसित करना, फिर कह सकते हो मतलब हित समूह और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब विद्वानों को एक मंच पर खड़ा करना, विकास का लाभ सबसे नीचे तबके तक पहुंचे सुनिश्चित करना, ग्राम स्तर पर योजना बने वो सुनिश्चित करना। तो सब के लिए इसने जो देश में अवेलेबल रिसोर्सेज है, देश में अवेलेबल डिविडेंड्स है, उसका इस्तेमाल करने का आवश्यकता पर बल दिया है। जैसे मिडिल क्लास हुआ, जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, जैसे आप कह सकते हो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर हुआ, फिर कह सकते हो आप कह सकते हो कि मतलब बहुत बड़े पैमाने पर अनटैप रिसोर्सेज हुआ, उन सब का इस्तेमाल करके ये वर्कआउट करता है कि विकास सतत हो, समावेशी हो, टिकाऊ हो। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। ऐसा कि आप जानते हो कि नीति आयोग अपने इन सब उद्देश्य और लक्ष्य के प्राप्ति के लिए मतलब कुछ आधार स्तंभ को चुना है और कुछ क्या किया है इसने मतलब मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया कि जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो चीज संकल्पना लेके चल रहे हैं उसको सरलता से और सहजता से यूं ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। उसको प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा, कुछ सिद्धांतों को लेकर चलना होगा। तो क्या क्या दिख रहे? पहला सिद्धांत है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या हुआ? जो सबसे लोअर तबके का लोग है उसको आप विकास प्रक्रम में शामिल करो। दूसरा, भारत गांवों का देश है, इसलिए ग्राम को आप टारगेट करो और उसको भी विकास के प्रक्रिया में सीधा लेकर चलो। तीसरा, समावेशन, इंक्लूजन, समाज के जितने तबके हैं सबके लोग के सहभागिता को आपको इसमें विकास प्रक्रम में शामिल करना है। चौथा, जननांगिक लाभ, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाना है। पांचवा सिद्धांत इसने रखा है जन सहभागिता। जन सहभागिता का मतलब क्या हुआ? पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। फिर इसने बोला गवर्नेंस। गवर्नेंस कुछ इस प्रकार हो जो इनकरेज करे, लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करे, मतलब मिनिमल गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। और फिर सस्टेनेबिलिटी, विकास ऐसा जो सस्टेन करे, बस आया गया जैसा ना हो बल्कि सस्टेनेबल हो। समझते ये सब चीज। और ये सब चीज कैसे हो सकता है? ये सिद्धांत को सपोर्ट कौन कर रहा है? ये सब पिलर कर रहा है कि हम ऐसी योजना बनाएंगे जो जन समर्थित होगा। हम किसी काम को करने के पहले, घटना को उभरने के पहले ही उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। जैसे भी आपने देखा होगा कोविड-19 में देखा होगा आपने, सरकार ने जो पहल की कि वो विस्फोटक रूप ले समस्या, उसके पहले ही उसने रोकथाम करना शुरू कर दिया। या फिर अभी आपने देखा होगा जो उड़ीसा और बंगाल में चक्रवात वाला था, पहले ही से एक्शन में आ गया, तो प्री एक्शन में आ गया और उसको वर्कआउट करना। तीसरा, पार्टिसिपेशन, अकेले कोई भी विकास का जिम्मा नहीं उठा सकता, इसलिए केंद्र, राज्य और भी स्टेक होल्डर, जो भी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सबको लेकर चलना होगा। फिर आप अपने खुद ना करें बल्कि लोगों को अधिकार दे, लोगों को एम्पावर करे। खासतौर पर महिला जो भारतीय जनसंख्या की लगभग आधी है आबादी का, उसे पूरा अधिकार देकर उसके विकास को सुनिश्चित किया जाए। फिर समावेशन का सब लोग को इनलिस्ट किया जाए विकास के प्रक्रम में। समानता पर फोकस किया जाए और क्या है बतलाया जाए? पारदर्शिता, जो तौर तरीका हो और पारदर्शी हो, खुला हो, किसी को किसी प्रकार संशय या किसी प्रकार कोई विकास ना हो। तो आप देख लो कि जो नीति आयोग की स्थापना की गई है वह नए कलेवर में किया गया है, नए परिस्थितियों के आलोक में किया गया है, नव भारत के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। समझ रहे हैं? इसमें आप देखते कि बहुत सारे योजना आयोग के साथ, समझ, नीति आयोग के साथ बहुत सारे रिसर्च विंग है, समझ रहे हैं, कंसल्टेंसी विंग है, टीम इंडिया विंग है, समझ रहे हैं, और एक इसके साथ एक सहयोगी जिसका सबऑर्डिनेट ऑफिस भी कर सकते हो, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो पहले नाम से आता था इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। पहले योजना आयोग के साथ यह इस रूप में जाना जाता था
इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, अब इसका नाम बदल गया है और इसका नाम क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर इकोनॉमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये नीति आयोग का अधीनस्थ संस्था हो गया। और फिर इसके साथ नीति आयोग के साथ जुड़ा हुआ रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग, टीम इंडिया विंग, ये सब मिलकर काम करते हैं। तो आप देख लो कि नीति आयोग योजना आयोग से बहुत अलग है। इसका काम योजना बनाना नहीं है, बल्कि योजना बनाने में सहयोग देना है। ये ऊपर से नीचे के विकास पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि नीचे से ऊपर के विकास पर विश्वास करता है। ये नीति निर्धारण में विश्वास नहीं करता है, ये नीति क्रियान्वयन पर नजर रखता है। खास तौर पर नीति क्रियान्वयन में जो मॉनिटरिंग है उस पर फोकस करता है। यह केवल केंद्र के व्यवस्था पर नहीं विश्वास करता है, बल्कि साझी व्यवस्था पर विश्वास करता है। यह बंद प्रणाली को लेकर नहीं चलता है, बल्कि खुली प्रणाली को लेकर चलता है। और ये डायरेक्टिव अप्रोच लेके नहीं चलता है, बल्कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच लेके चलता है। तो जैसे नीति आयोग का मैं यहाँ भूमिका कुछ पॉइंट आउट किया है कि नीति आयोग की क्या क्या भूमिका हो गया। तो एक भूमिका हो गया कि ये जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये थिंक टैंक की भूमिका निभाता है। दूसरा क्या भूमिका निभाता है, ये उपलब्धकर्ता की भूमिका निभाता है। हमारे ये सक्षम बना, एनेबलर की भूमिका निभाएगा, आपको हमारे एनेबलर सक्षम बनाने वाला। तीसरा ये मंच की भूमिका निभाता है। चौथा ये पर्यवेक्षणकारी भूमिका निभाता है, अनुसरणकारी भूमिका निभाता है। और कुछ क्षेत्रों में प्रारंभकर्ता विभाग के रूप में भूमिका निभाता है। और समन्वयकारी भूमिका केंद्र और राज्य के बीच, राज्य के विभिन्न मंत्रालय के बीच, विभिन्न का प्रतिरक्षा, सामान्य प्रशासन और विकास प्रशासन के बीच इसका बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिव रोल है। तो आप देखो 6 रोल मैंने बताया। पहला थिंक टैंक के रूप में भूमिका, दूसरा इनेबलर के रूप में भूमिका, तीसरा प्लेटफॉर्म के रूप में भूमिका, चौथा सुपरवाइजरी एजेंसी के रूप में भूमिका, पांचवा ओरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट के रूप में भूमिका, और छठा एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में भूमिका। तो आप देखते हो नीति आयोग मतलब आप समझ लो कि 21वीं सदी के विकास प्राथमिकता को केंद्र बिंदु पर रखकर बनाया गया बिल्कुल नया स्टेप है, नया मतलब कह सकते हो अप्रोच है। और यह लगातार मतलब स्थापना के बाद से ही लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि मैंने बताया कुछ एक आधार पर शुरू में जब स्थापना हुआ तो काफी लोगों ने आलोचना किया कि नाम बदल गया है, नेहरूवादी फिलॉसफी से भटक गया है, तो फिर और बहुत तरह की बातें की गई। लेकिन स्थापना के बाद जैसा उम्मीद किया गया था, जितना आशंका व्यक्त किया गया था, वैसा कुछ हुआ नहीं। खासतौर पर राज्य सरकारें तो काफी कंफर्टेबल है और उनको तो अच्छा खासा इसमें सहयोग मिलता है, भागीदारी मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो राज्य सरकारों को अब ऐसा कोई खास दिक्कत इसमें नहीं है। और राज्य सरकारें विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई थी, इसलिए विभिन्न राजनीतिक दल भी अब उसको लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं असर्टिव नहीं है। मोटा मोटी नीति आयोग एस्टैब्लिश हो चुका है भारतीय व्यवस्था में। और सबसे इंटरेस्टिंग कि इसने डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, समझ रहे हैं, आर्टिकल 370 जैसे बहुत सारे स्ट्रैटेजिक मुद्दे को इतना बेहतर ढंग से लागू करवाया और इतना स्मूथिंग व्यवस्था बनाए रखा, जिसकी हर तरह सराहना आप कर सकते हो। जैसा कि आप देखते हो कि इसमें पिछले दिनों क्या हुआ, जैसे अभी आपने देखा होगा, इसमें आप कह सकते हो उच्चतर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, फिर आप कह सकते हो तनाव प्रबंधन पर, फिर कह सकते हो टेली कंसल्टेशन, जो डॉक्टरों का से आप टेली कंसल्टेशन करो, फिर इसने कोविड-19 पर, समझ रहे हैं, मतलब इतना बेहतर इसने वर्कआउट पिछले दिनों किया है। मतलब इसका जो सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट इतना बेहतर रहा कि इसी के कारण भारत पिछले दिनों 4 इतने महत्वपूर्ण लॉकडाउन को सक्सेसफुली लागू करने में सक्षम हो पाया। नहीं तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को रोक लेना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल वाला काम है। लेकिन ये नीति आयोग का पॉलिसी सपोर्ट था। अभी पिछले दिनों आपने देखा 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। उस करोड़ के पैकेज में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जाए, कैसे हम आत्मनिर्भर भारत बनाए,
क्यों? क्योंकि बार बार अगर इस तरह का डेवलपमेंट जो पिछले दिनों देखने को मिला कि जब लॉकडाउन हुआ, एक दिन 2 दिन के अर्थव्यवस्था सीधे रोड पर आ गया, लोग भूखे रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए, तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का? हम लोग को क्यों नहीं एक ऐसा डेवलपमेंट की बुनियाद रखी जाए जो सस्टेनेबल हो, जो टिकाऊ हो, जो कुछ सस्टेन कर सके, परिस्थितियों में खरा उतर सके। ये नहीं कि हल्का सा आंधी तूफान आया तो ओझा हो जाए। समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिला पिछले दिनों। जो कुछ हुआ, जो हम देख रहे, वो एक अच्छा सबक है जो हमको बतलाता है कि पिछले दिनों हम लोगों ने जो विकास का जो तौर तरीका अपनाया वो कितना त्रुटिपूर्ण था कि थोड़ा सा भी बोझ झेलने में सक्षम नहीं रहा और लोग जो है सीधे रोड पर उतर आए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार पिछले दिनों जो 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया, नीति आयोग उसके पीछे सपोर्ट प्रोवाइड करी। इसका उद्देश्य ही आत्मनिर्भर भारत बने, ये दूसरे व्यवस्था पर निर्भर ना रहे, लोग आत्मनिर्भर बने, गांव आत्मनिर्भर बने, राज्य आत्मनिर्भर बने और देश आत्मनिर्भर बने, ताकि वह सस्टेन कर सके। विकास कुछ ऐसा हो जो टिकाऊ हो, विकास ऐसा हो जो कोविड-19 जैसे जोखिम को झेल सके, विकास ऐसे हो कि लॉकडाउन में भी ऐसा नहीं है कि लोग एकदम मोहताज हो जाए और रोजी रोटी के लिए जितने तौर तरीका सबको तोड़ने के लिए विवश हो जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए योजना बनाए और नीति आयोग उसके पीछे महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है। अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपलब्धि के बारे में बहुत वस्तुनिष्ठ रूप से कह पाना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी स्थापना का अभी 5 वर्ष हुआ ही है। 2015 में बना है, अभी 2020 चल रहा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यह वर्चुअली जो है, मतलब कह सकते हैं जैसे भारत में एक विकास का योजना का युग था, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 13वीं पंचवर्षीय योजना आना था, वो सब के ना आने से एक शून्यता की स्थिति लगती है। तो परिसीमा में आप ले सकते हो कि नीति आयोग की स्थापना से योजना पर क्रम रुक गया और जो 13वीं पंचवर्षीय योजना आता वो खत्म हो गया। अभी कोई दूर तक सूर नहीं नजर आ रहा किस तरह का योजना बनेगा। हालांकि 7 साल की योजना का चल रहा है प्रोग्राम और राज्य स्तर पर इस पर पहल भी हो रहा है, लेकिन मतलब वो जो हर 5 साल के इंटरवल पर जो योजना विकास बनते थे वो प्रक्रम रुक गया। दूसरा आप यूँ कह सकते हो कि जो सहकारी संघवाद में भी पलड़ा उसी का भारी है। जो राजनीतिक दल का केंद्र और राज्य में ज्यादा सरकारें उन्हीं के हिसाब से चलता है व्यवस्था। फिर आप कह सकते हो तीसरा कि ये बहुत बड़ा विषय को लेकर चल रहा है, तो उस परिस्थिति में कितना सफल होगा कितना नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। फिर चौथा कह सकते हो कि इसका नीति में हस्तक्षेप है, मंत्रालय विभागों पर हस्तक्षेप जैसा भी देखा जाता है कई दफा ये राजनीति के कारण भी कोविड-19 वाले में मामले में अभी देखो उसने मतलब अपोजिशन के टारगेट पर आ गया, आलोचना का केंद्र बिंदु बन गया। तो ये सब भी होता है, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 5 साल का समय ज्यादा नहीं होता है जिसके बारे में हम कुछ ऐसा वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकाले और इसको 100% सक्सेस या 0% फेल्यूर कह दे, कभी टाइम लगेगा। लेकिन एक बात है, ये नवाचार है, इसे काफी सोच विचार कर बनाया गया है और इसका उद्देश्य विकास को टिकाऊ बनाना, नंबर 1, देश को आत्मनिर्भर बनाना, नंबर 2, तीसरा संघीय सहकारिता को या सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, और चौथा कह सकते हैं आप कि जो वैश्विक और जो चुनौती है और स्थानिक जो मुद्दे हैं उसको एड्रेस इफेक्टिवली कर पाना। ये सब इसका विजन है जिसको लेकर ये चल रहा है और अपने कार्यक्षेत्र में काफी हद तक सफल भी रहा है। क्लियर है? तो इसी पर हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि जो 63वां ये क्वेश्चन जो आया है इसी को आप लिख के लेते आना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 63वां बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ये था 63वां बीपीएससी का कि राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण में नीति आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करे। यहाँ योजना का मतलब आप सामाजिक आर्थिक योजना मत समझ लेना, बल्कि आप समझ लेना कि ये समग्र योजना, जैसे प्लानिंग जो होता है मैनेजमेंट का पहला शब्द हुआ और वो विकासात्मक भी हो सकता है
गैर विकासात्मक भी हो सकता है, सामरिक भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है। आप यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हो कि नीति आयोग की स्थापना कुछ व्यापक उद्देश्य से किया गया। जैसे मैंने भी थोड़ा पहले बताया कि हाल के दिनों में नीति आयोग व्याख्यान सिलसिला शुरू किया है, उसका नाम क्या है? नीति आयोग लेक्चर्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। समझ रहे, इसमें देश से बाहर से विश्व के ग्लोबली जो बहुत लोग हैं, सक्सेसफुल विचारक, उनको बुलाया जाता है और वार्ता से एक दूसरे से लाभ उठाने की कोशिश किया जाता है। हाल में डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति आयोग ने 2 योजना शुरू किया है, जिसमें एक का नाम है लक्की ग्राहक योजना और दूसरा डिजी धन व्यापार योजना, जिसे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ा। इस प्रकार आप देख सकते हो कि नीति आयोग को अभी हम लोग डिफाइन पूरी तरह नहीं कर पाए। जब पूरी तरह डिफाइन ही नहीं कर पाए तो उसकी आलोचना या उसकी समीक्षा करना भी पूरी तरह संभव नहीं है। अभी तो इसका रूप आ रहा है, अभी विजन क्लियर हो रहा है। तो ये काफी मतलब लॉन्ग, इसको भी लंबी यात्रा तय करना है और इसके सही परिणाम अभी आना शेष है। लेकिन जो कुछ भी अभी तक इसने किया वह काफी इनकरेजिंग है, काफी दृढ़ है, ठोस है और उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो भारत का विकास परिक्रम होगा वह काफी टिकाऊ होगा और काफी कह सकते हो सेल्फ सस्टेनिंग टाइप का होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। आप इसको लिखो और मेरे को पोस्ट करो। अगर कोई दिक्कत है तो आप मतलब कह सकते हो मुझसे फोन कर सकते हो, और अगर क्लासेस अच्छा लगता तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।